जी। अरुण जी के पास आऊं इससे पहले मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। पिछले हफ्ते कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने मुझे भी चौंका दिया। विरोध के स्वर कहां कहां से उठ रहे हैं। शिवराज मामा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बुधनी में लोगों से पूछते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। आप देखिए वो विद्रोह का थोड़ा स्वर उतर रहे हैं, लेकिन हद तब हो गई जब 2 दिन पहले उन्होंने एक सभा में पूछ लिया इसी टोन में, क्या मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके पीछे छुपी हुई जो कहानी है ना, जो स्वरों के अंदर विद्रोह है, उसे पढ़ने की जरूरत है। अपने बारे में पूछा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ये एक किस्म से चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की। शायद मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं। 44 मिनट के भाषण में मध्य प्रदेश में उन्होंने शिवराज मामा का नाम नहीं लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया, कि जैसे वो नॉन एंटिटी है। कुछ वैसे ही जैसे राजस्थान में जाके वो वसुंधरा का नाम नहीं लेते। तो शिवराज मामा को लगी चोट। तब उन्होंने जाके पूछा भी मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो जनता ने कहा हाँ। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने ये पूछ लिया जनता से, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ये प्रश्न नहीं था सर, ये प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती थी कि मैं भी विद्रोह के मूड में हूं। तो चीजें अंदर से वॉल्केनो के अंदर लावा जो उबल रहा है, कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। शिवराज मामा का ये जो स्वर है, बहुत बड़े विद्रोह के स्वर है। और नितिन गडकरी हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इवन पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के अंदर, उनके स्वर भी कई बार विद्रोही हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की अलग अलग राज्यों से जो इस किस्म के स्वरों के अंदर देखी जा सकती है। स्वामी जी। नहीं दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी विद्रोह की शुरुआत, क्या ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग में नहीं है। अभी तो आप जो देखेंगे वो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और मुझे ये नहीं अभी समझ में आ रहा है, जैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद मोदी जी के साथ एक दो आदमी भी खड़े दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। देखिए, जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आपको भी उसका उदाहरण बनना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी भी बहुत जिद्दी व्यक्ति थे। अगर उन्होंने ठान लिया कि मैं ये जो आंदोलन है वापस ले रहा हूं, लोग कहते थे, हजारों लाखों लोग आके कहते थे महात्मा गांधी से कि ऐसे समय में उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने निर्णय ले लिया तो ले लिया। लेकिन लोग उनके अंदर एक नैतिकता देखते थे, महात्मा गांधी के अंदर एक नैतिकता। पंडित नेहरू भी बहुत जिद्दी थे, वो भी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन लोग उनको इसलिए प्यार करते थे कि जो नैतिकता लोगों को पढ़ाते थे उसका खुद पालन करते थे। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सबको सादा जीवन बिताना पड़ेगा और सबको एक अनुशासित प्रक्रिया में चलना पड़ेगा और खुद सारे अनुशासन को तोड़ दे और उसके अंदर नैतिक मूल्यों की निथार बिल्कुल कमी हो, बहुत ज्यादा कमी हो, चाहे उसके व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे उसके सामाजिक जीवन में हो। देखिए, अगर मैं खुद 15 करोड़ की गाड़ी में घूमूंगा और मैं 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमूंगा और मैं जाकर विदेश में तो हर आदमी को झप्पी लगा लूंगा, उनको झूला झुलाऊंगा, उनको बिरयानी खिलाऊंगा, खुद बिरयानी उनकी प्लेट में खा लूंगा और अपने हिंदुस्तान में किसी को पास नहीं आने दूंगा। अगर पंजाब के अंदर 15-20 किसान भी काला झंडा लेके खड़े हो जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री को संदेश दूंगा कि देखो मैं जिंदा लौट आया। अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि मैं जिंदा लौट आया। ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टी के अंदर अनुशासन हो, लोकतंत्र हो और लोग जो है उस लोकतांत्रिक मूल्यों का, अनुशासन का पालन करें, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से आप अट्टालिकाएं तो खड़ी कर सकते हैं, आप बड़े बड़े भवन हर शहर के अंदर बीजेपी के वो कार्यालय तो बना सकते हैं, आप आईटी सेल तो स्थापित कर सकते हैं, आप लोगों को पैसा देके विधायक तो खरीद सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रंग रूप हैं, अलग अलग लोगों के तौर तरीके हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं, वहां पे अगर आप एक पक्षीय चीजों को थोपना चाहेंगे तो ये यहां जैसे भारत जैसे लोकतंत्र में आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आप देखिएगा ऐसा तूफान उठेगा
कि अभी जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाएंगे, चुनाव आयोग के अंदर जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा भारतवर्ष का, और उस समय ये ईडी सीबीआई अपनी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग भी ये डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जैसे पत्रकारों को बंद किया गया, विपक्षी दलों के नेताओं को बंद किया गया, तो पक्षीय नेताओं को भी बंद किया जाएगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जब सत्ता बदलेगी, और आपने लोगों को यह स्वाद चखा दिया है कि विपक्षियों को खत्म करने के लिए, और इतने आपके तो बिल्कुल एक प्रकार का ग्लास हाउस है जिसके अंदर हर चीज को पता है। अडानी समूह किस प्रकार से सारी सरकारी संपत्तियों को खरीद रहा है, सारी दुनिया से उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायतें हो रही हैं, आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और उस जगह में संजय सिंह के मामले में जहां कोई मनी ट्रेल नहीं है, जहां कोई पैसा नहीं पकड़ा गया है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात करना है। आपने संजय राउत को बंद कर दिया, 3-4 महीने उनको जेल में रख लिया, अनिल देशमुख को जेल में रख लिया 1.5-2 साल, कोई मनी ट्रेल नहीं है। और जहां मनी ट्रेल है उसकी आप इंक्वायरी नहीं कराते। तो नैतिकता का मूल्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आदमी नैतिक अपने मूल्यों का निर्वहन खुद करे। तो मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी, अभी चुनाव घोषित हो जाने दीजिए, मैं वो नाम गिन रहा हूं जो मोदी जी के साथ रह जाएंगे। और ये चीज और आपको बता दूं, मैं उसे अमित शाह का नाम भी नहीं गिन रहा हूं, बाकी लोग के तो नाम आपने ले लिए। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के साथ शायद संजय मिश्रा रह जाएंगे, या वो ब्यूरोक्रेट्स रह जाएंगे जो आज बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, या इनको 2-2, 3-3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी भी मर्यादाएं बची हैं, जो नैतिकता का मूल्य रखता है, वो मोदी जी के साथ नहीं बचेगा। अमित शाह भी हो सकता है मौका पाते ही साथ छोड़ दें, और चुनाव जो है वो एक अलग तरह का चुनाव आप 2024 का देखें।